अर्थशास्त्र पार्ट 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं बीए एंट्रेंस पेपर और ये है एमबीएस दोस्तों वीडियो पे नए हो तो लाइक कर और लें, मैथ ग्रुप, ये चैनल है को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दोस्तों दबा लें इस और चैनल में दोस्तों बने को शेयर रहें कर दें, प्लस प्लीज़। कमेंट हेलो भी दोस्तों, कर नमस्कार, दें। मैं प्रवीण कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं या फिर जॉब संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं अर्थशास्त्र से, तो वो कौन कौन से प्रश्न बार बार आते हैं, चाहे वो पेपर हो, चाहे किसी पेपर को निकालना हो या फिर जॉब में इंटरव्यू में पूछा जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये अर्थशास्त्र, वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, तभी आप जान पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो निम्न में कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना नहीं है। अब दोस्तों इसमें इंटरव्यू में पूछा जाता है कि संरचना है, तो इसमें कहा दिया है संरचना नहीं है, तो वह है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, वह है प्रति व्यक्ति आय। फिर हम बात करें नंबर 2 की कि वन रिपोर्ट 2003 के अनुसार देश की कितनी प्रतिशत भूमि पर वन पाए जाते हैं, तो वे हैं 20.6%। 20.6%। फिर दोस्तों मैं वीडियो छोटा करना चाहूँगा, मगर आप वीडियो पूरा देखना। वन रिपोर्ट 2003 के अनुसार किस राज्य में सार्वजनिक वन क्षेत्र है, तो वह है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। भारत में भूमि क्षेत्र का कितना भाग वन से ढका हुआ है या वन पाया जाता है? अच्छे, तो 1/5 भाग। ठीक है, 1/5 भाग। फिर हम बात करें कि किस वर्ष की जनगणना में पहली बार देश की आबादी में कमी देखने को मिली थी, तो यह है 1921 में। 1921 में। फिर हम बात करें कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 1991 और 2001 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है, तो यह है नागालैंड। किस राज्य में? नागालैंड में। फिर हम बात करें कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाओं की संख्या कितनी? तो दोस्तों महिलाओं की संख्या 933 है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो वह 102.8 करोड़। 2001 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम था, तो यह है लक्षद्वीप। फिर बात करें हम कृषि मंत्रालय के ताज़ा अनुमान के अनुसार देश में 2005-06 के दौरान कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था, तो लगभग 209.3 मिलियन टन। फिर हम बात करें चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो वह है पश्चिम बंगाल। भारत विश्व में चावल का निर्यात करने वाला देश है, तो वह है दूसरा स्थान। कौन सा? दूसरा स्थान। फिर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो वह है उत्तर प्रदेश। भारत की प्रमुख खाद्य फसलें हैं, तो वह है चावल। हरित क्रांति से लाभ हुआ है गेहूं के उत्पादन में। हरित क्रांति से लाभ हुआ है गेहूं के उत्पादन में। भारत गन्ना उत्पादन करने वाला विश्व का कौन सा स्थान रखता है, तो वह है भारत गन्ना उत्पादन करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है। गन्ना में आप सबसे बड़ा लगा दें और चाय में भी लगा देंगे खटाक से। तो चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वह है पहला। और गन्ना का उत्पादन में। दालों का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है, तो वह है मध्य प्रदेश। दालों का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश। लघु एवं मध्य उपक्रम विकास विधेयक 2005 में लघु औद्योगिक इकाइयों में विनियोग
की वर्तमान प्रस्तावित सीमा है तो वह है 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए। ठीक है। फिर हम बात करें कि 20 नंबर की, तो लघु उद्योगों के लिए अलग से सरकार न लघु उद्योगों के लिए अलग से सरकार न औद्योगिक नीति बनाई थी। तो कब बनाई थी, कौन सी सर में, तो 1991। दोस्तों मैं इसमें आंसर में ही टिक कर दिया हूँ, कई पेपरों में और कई पेपर सीट में मैं आंसर में टिक नहीं किया हूँ क्योंकि उसका आंसर शीट अलग से बना हुआ है। और जानते हैं आप कि मैं ज़्यादातर ऐसे लाता हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, जो बार बार पूछा जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न, तो इसीलिए मैं इनको लाता हूँ। फिर हम बात करें कि 21 नंबर, तो भारत में योजना आयोग के अद्यत अनुमान के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है तो 26.1%। फिर बात करें नायक समिति का संबंध है तो लघु उद्योग से। ठीक है। फिर वर्ष 2005-06 के लिए कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रमी अनुमानों के अनुसार देश में चावल का अनुमानित उत्पादन हुआ था तो 87.9 मिलियन टन। फिर बात करें कुल निर्यातों में लघु क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है, तो वो है 35%। फिर 1991 की औद्योगिक नीति में किस उद्योग क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था, तो है सीमेंट उद्योग। किस उद्योग को, सीमेंट उद्योग को 1991 में लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। दोस्तों ये चीज़ इंटरव्यू में भी दोस्तों गोस्वामी समिति का संबंध है तो औद्योगिक रगड़ता से। फिर भारतीय रेल प्रणाली का विश्व में स्थान है तो वह है दूसरा। ठीक है। भारत में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला उपक्रम कौन है, तो वह है रेलवे। भारतीय रेलवे सबसे बड़ा रोजगार उपलब्ध कराता है। फिर हम बात करें कि वर्ष 2004-05 के दौरान डॉलर मूल्य में भारत के निर्यातों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, तो वह है 26.2%। फिर 30 की बात करें, प्रश्न नंबर 30 की, तो मूल्य अनुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यातों का व्यापार का क्रम है तो कितना प्रतिशत, तो 1% से भी कम, 1% से कम कह सकते हैं हम। फिर हम बात करें कि 31 नंबर, भारतीय रुपये का अंतिम अवमूल्यन किया जाता है कब, 1991 में। किस क्षेत्र में विगत वर्षों निर्यात वृद्धि दर सबसे अधिक रही, तो वह है समुद्री क्षेत्र में। दोस्तों समुद्री क्षेत्र में अधिक आयात और निर्यात किया जाता है। ठीक है। फिर भारतीय रुपयों का पहला अवमूल्यन कब किया गया था, भारतीय रुपयों का पहला अवमूल्यन कब किया गया था, तो 1949 में। 1947 में आज़ाद हुआ, फिर इसके बाद 1949 में। किस क्षेत्र में निर्यातक मूल्यों ने विगत वर्षों निर्यातक व्यापार में सर्वाधिक योगदान दिया है, तो है टेक्सटाइल्स। फिर कौन सी वस्तु भारत में आयात वस्तु नहीं होती, तो वह मूल्य रसायन। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, ये भी पूछ देता है। 8वीं पंचवर्षीय की योजना की अवधि क्या थी, तो 1992 से 1997। दोस्तों अगर आप इसको पूरा पढ़ लेंगे ना, तो मतलब आपको जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें दिक्कत नहीं होगा अर्थशास्त्र से संबंधित, क्योंकि मैं और भी वीडियो बनाया हूँ, तो और भी वीडियो पे जाएं और ये ऊपर जो आई बटन आता है तो आई बटन को अवश्य टैग करें,
क्योंकि उनमें अलग अलग वीडियो दिखाया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं 38 नंबर पे। आर्थिक नियोजन विषय है तो समवर्ती सूची में, ये आपने कई बार भी पढ़ा होगा, अगर आप कोई एग्जाम देंगे तो ये अवश्य मिलेगा। फिर हम बात करें कि 10वीं योजना के अंत तक देश में वनच्छेदन बढ़कर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया था, तो यह है 25%। ठीक है। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था किसने, तो यह बीसी महालेनोबिस। फिर अरे यार दिख नहीं रहा, सॉरी। हाँ, हम बात करें 41 नंबर 41, तो पंचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये था उपयुक्त सभी। कौन कौन से, आर्थिक निर्धनता को दूर करना और आर्थिक आत्मनिर्भरता को भगाना। ठीक है ना। फिर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो यह है 6वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि हम बता दें कि 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच में हुआ था। तो ये 6वीं क्या होगा, उसमें से 5 माइनस कर, वो 2 पंचवर्षीय माइनस कर दोगे तो 6वीं पंचवर्षीय आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है यही सवाल आते हैं बार बार। ठीक है। फिर भारत के योजना आयोग की प्राकृतिक है, तो एक सलाहकारी संस्था। ठीक है ना। भारत में शहरी बेरोजगार का मुख्य कारण क्या है, भारत में शहरी बेरोजगार का मुख्य कारण क्या है, तो उपयुक्त सभी। श्रमिकों का गांव से शहर की ओर पलायन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान को आना जाना। ठीक है ना, माइग्रेशन। शिक्षित वर्ग का बहुतायत। फिर हम बात करें 45 नंबर, तो ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत सुधार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब लागू की गई थी, तो यह 4 अप्रैल 2005 में। फिर भारत में बेरोजगारी की समस्या का प्रमुख कारण क्या था, तो उपयुक्त सभी था। कौन कौन से, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग का अभाव, कृषिगत विकास का अभाव। ठीक है। एक अर्थव्यवस्था का अंतिम उत्पादन करके उसके कुल प्रतिपादन में से निम्नलिखित को घटाने पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वह मध्यस्थल वस्तुएं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत है, तो दोस्तों ये गलत है। राष्ट्रीय आय, बचत प्लस उपभोग, साधन कीमत। ठीक है ना, ये गलत है। फिर हम बात करें कि सामाजिक लेखांकन में किसे चुना जा सकता है, सामाजिक लेखांकन में किसे चुना जा सकता है, तो उपयुक्त में से कोई भी जो उस उद्देश्य की पूर्ति करता है, जैसे कि जीएनपी। ठीक है ना, एनएनपी। दोस्तों इन दोनों में से एनएनपी शुद्ध होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये अच्छा होता है। एनएनपी सबसे बड़ा होता है और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण। दोस्तों ये आपको फोर्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा, सेकेंड ईयर में। ठीक है ना। एन, और अगर उसमें 11वीं 12वीं की बात करें तो ये 12वीं की क्लास में मिलेगा। ठीक है ना। राष्ट्रीय आय में सब ये मिल जाएंगे, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, सब कुछ। तो फिर हम बात करें जीएनपी को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, तो मैंने बताया था एनएनपी प्लस और प्रोडक्शन यानी कि मतलब मूल्य ह्रास। फिर हम बात करें कि दोस्तों समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि 14 मिनट हो चुके हैं, तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इसको ठीक है बढ़ा देता हूँ, 30 मिनट का पूरा कर लेते हैं और अच्छा रहेगा। तो जो कि पूरा जानकारी एक साथ मिल जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पेपर हो। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक प्लस शेयर जिसको ज़रूरत है, और नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दें।
कि क्या आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, फिर हम बात करें किस अर्थशास्त्री को राष्ट्रीय आय की परिभाषा का उपभोग पर आधारित है, तो वह है फिशर। ठीक है, सामाजिक लेखा विधि किसने प्रतिपादित किया था, तो है रिचर्ड स्टोन। फिर रिचर्ड स्टोन। कौन सा कथन सत्य है, तो NNP बराबर GNP माइनस घिसावट, ये सही है। कौन सा कथन सत्य है, तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन बराबर कुल घरेलू उत्पादन प्लस निर्यात माइनस आयात। दोस्तों, बाजार का नियम किसने दिया था, तो वह जेबीसे ने मार्केट नियम को दोस्तों जेबीसे ने दिया था। प्रोफेसर से के बाजार का नियम की मान्यता है, तो वह है उपयुक्त सभी। कौन कौन से अर्थव्यवस्था का स्वतंत्र संचालन, पूर्ण प्रतियोगिता, आय प्रभाव में किसी प्रकार का रुकावट न हो। दोस्तों, मैं इनके बारे में अच्छे से एक वीडियो बना रहा हूँ, तो और तुरंत वीडियो बन ही चुका है, बस उसको अपलोड करना बाकी है। ठीक है ना, क्योंकि जो पढ़ाए हैं सर ने और जो अच्छे से मैं उनको बताया हूँ, तो उन पे चले जाएंगे तो ये खटाखट बन जाएगा। प्रतिष्ठित कहाँ गया, 57। फिर हम बात करें कि प्रोफेसर से के नियम का प्रमुख आलोचक हैं, तो वह है कीन्स पूरे अर्थशास्त्र में मॉडर्न इकोनॉमिक्स को दिए हैं। ठीक है ना। फिर हम बात करें प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत। प्रतिष्ठित यानी कि प्राचीन काल वाला। ठीक है, आप प्राचीन काल मान सकते हैं इसे प्रतिष्ठित को। प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के अनुसार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में मांग और पूर्ति के असंतुलन होते हैं, तो ये है असंचयी। प्रोफेसर पिंगू मंदी काल में बेरोजगारी को दूर करने का सलाह देते हैं, मजदूरी घटाने की। ठीक है ना। प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करती है तो आय और बाकी इसमें कुल मांग क्रिया पर और कुल पूर्ति क्रिया पर। प्रतिष्ठित विचारधारा आधारित है। दोस्तों बताया था प्रतिष्ठित यानी कि प्राचीन काल। ठीक है, प्राचीन काल से आप समझ सकते हैं पुराने परंपरा। प्रतिष्ठित विचारधारा आधारित है मजदूरों की लोचदार मांग पर। ठीक है ना। फिर हम बात करें कि कीन्सवादी रोजगार सिद्धांत को कहते हैं, तो प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत। तो वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब का बटन और ऑल कर लें और शेयर कर दें। प्लस नीचे कमेंट पे बताएं कि हमें वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही नए वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।